नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, जय मां भवानी हिंदू संगठन राजधानी भोपाल में लगातार गौ हत्या को लेकर करेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव। गौ हत्या कर गौ मांस 26 टन नगर निगम के कत्ल खाने से प्राप्त हुआ, जिसकी मेडिकल पुष्टि भी हुई। गौ हत्या के विरोध में जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग। मामले को लेकर नहीं थम रहा हिंदू संगठनों का विरोध। बाणगंगा चौराहे पर बड़ी संख्या में एकजुट हुए हिंदू संगठन। प्रशासन को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। असलम चमड़ा और उससे जुड़े लोगों पर प्रशासन करे सख्त कार्रवाई। बताइए। मैं आचार्य हरिमोहन द्विवेदी लिखता हूं और सुरभि धर्मार्थ गौ सेवा समिति स्वयं संचालित कर रहा हूं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनकी कड़ी में हूं, साथ में जुड़ा हुआ हूं। और वर्तमान में मैं ये देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गौ माता की है। और प्रदेशों को छोड़िए, हम लोग कथा वक्ता हैं, जाते रहते हैं सभी जगह, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के भी और दूसरे प्रदेशों में जाने को मिलता है। लेकिन जो दुर्दशा गौ माता की मध्य प्रदेश में है वो किसी प्रदेश में नहीं है ना। सड़कों में आप देखेंगे, जहां देखें गौ माता की दुर्दशा कर रखी है सरकार ने। और ये सरकार अपने आप को ये भी कहती है कि हम यदुवंशी हैं, हम जो हैं यादव हैं। गौशाला में फ्री का पैसा ले रहा है, हाँ है नहीं वो ले रहे हैं। जी जी, नगर निगम जांच भी पता नहीं रही। कई गौशाला भी निर्माण है, लेकिन वहाँ अगर आप जाके देखोगे वहाँ गौ माता को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अब समय नहीं है हम लोगों के पास। अब मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का यहाँ दर्जा दे, क्योंकि ये संतों का, हम लोगों का पीड़ा है। मैं आप सोचिए, वृंदावन से चल के आया हूँ। ये भैया हैं फेसबुक में, अभी चले गए, जो आपको इंटरव्यू दे रहे थे, भानु भैया। मेरा सवाल है जी, हिंदू राष्ट्र लगातार गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई सरकार को उसके द्वारा इतना पैसा मिलता है गौ मांस बेचने पर कि वो ये सोचती है कि हमको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें सबसे एक कमी हम लोगों की भी है, मेरा मानना है। सब लोगों की कमी ये है कि हम लोग जाति के लिए तो लड़ते हैं अपने लिए, है ना। कभी हम अपने संगठन ब्राह्मण के लिए लड़े, कभी ठाकुर के लिए, कभी और जो वर्ण के लोग हैं, लेकिन हमने अपनी माँ के लिए कभी लड़ाई नहीं, गौ माता के लिए हम लोग नहीं लड़े। और जब हम गौ माता के लिए लड़ लेंगे, सरकार से रोड में उतर आएंगे, जैसे आज अब यहाँ देखिए कितने कम लोग हैं, जबकि भैया वहाँ से डाल रखे हैं। चाहते तो पूरा भोपाल बंद करवा देते गौ माता के लिए, कि हमारी आपकी सबकी माँ है, वो आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुसलमान जो है उनकी भी है, सिख है, सब है, क्योंकि दूध वो सबको दी है। तो सबको मिल करके गौ माता के लिए लड़ना चाहिए और रोड पे आना चाहिए। और सरकार को हम लोगों की बात को नॉर्मल ना लिया जाए, क्योंकि अब हम दिखाएंगे अपना कि कितना ताकत है। हम लोग बहुत भरपूर प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाएगा। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्दशा है मध्य प्रदेश में हमारी गौ माता की। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस देखने जा रहे हैं। देखिए, हमारा प्रदर्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारी 12 मांगे हैं मोहन यादव जी से, जिसके संबंध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। 17 दिसंबर 2025 भोपाल के बाद मध्य प्रदेश और अब आप लोग के माध्यम से देश, किसी से नहीं छुपा कि भोपाल की धरती पे सैकड़ों गायों की हत्या करके उनका मांस बॉम्बे से विदेश एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों की कमजोरी और लापरवाही की वजह से जो कंटेनर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, हमारे पास कई दिनों से सूचना थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हमने कंटेनर पकड़ा, अधिकारियों ने कानूनी दांवपेच हमको फंसा करके उनने बोला कि नहीं, कंटेनर अपन जब्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। उनने वो कंटेनर वापस से जिस कंपनी के हाथ से हम छीन के लाए थे, उस कंपनी को सुपुर्द कर दिया। और उस कंटेनर के माध्यम से जिनको पैसा कमाना था, जिनको गाय खानी थी उनने गाय खा ली, और जिनको पैसा कमाना था उनने पैसा कमा लिया। तो आज हमारा सरकार से ये प्रश्न है कि सिर्फ असलम चमड़े और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार करके क्या खाना पूर्ति की जा रही है? इसके पीछे लिप्त जो अन्य लोग हैं, क्योंकि ये डॉक्टर गौर का क्या होगा, जिसने सर्टिफिकेट जारी करा था, जिसके कारण हम लोग के हाथ से वो कंटेनर छूट गया। इसने बोला था 85 बफेलो को काटा गया है। तो ये डॉक्टर गौर कब गिरफ्तार होगा?
इसके पीछे सफ़ेद पोश लोग हैं, ये 3 लोग नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए का व्यापार है। इसके पीछे जो अन्य सफ़ेद पोश लोग हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, इनको कब पार्टी बनाया जाएगा और असलम चमड़े की संपत्ति की कब जांच की जाएगी जो उसने गौ माता के मांस से कमाई है, इन लोगों पे कब कार्रवाइयाँ होंगी, जिसके संबंध में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे राष्ट्रीय पशु घोषित करें इसको। बिल्कुल मांग करेंगे, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ साथ भोपाल में जो आपका बूचड़ खाना बना है उसको तोड़ने की भी मांग करेंगे हम। गाय क्या भैंस की भी वध नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु, ये महावीर स्वामी की भूमि है, यहाँ पे किसी भी जीव जंतु का वध नहीं होना चाहिए। भी जीव का आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम। मैं वृंदावन से हूँ। मेरा नाम भानु हिंदू है, वर्तमान में भवानी संगठन का अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। राकेश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। जिस प्रकार से विगत दिनों भोपाल में एक बड़ी घटना सामने आई, 26.5 टन गौमांस भोपाल में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस से निकलते राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठन जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उसके बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार, नगर निगम चुप्पी साधे हुए राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज जय भवानी संगठन ये मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित कर उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जाए और स्लेटर हाउस को ध्वस्त किया जाए। जिस प्रकार अमित शाह जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद गो भक्षकों को उल्टा टांग के सीधा करने का काम करेंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में गाय को उल्टा टांग के काटने का काम कर रही है। इससे लेके पूरे हिंदू समाज के अंदर व्यापक रोष व्यक्त है और आज मुख्यमंत्री बंगला घेराव के साथ साथ ये जो है आंदोलन चलेगा। अगर 3 दिवस के अंदर इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे हिंदू समाज के साथ जन जागरण करते हुए देश भर और प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। आज से शुरू हो रहे खेलो एमपी यूथ गेम पर मंत्री सारंग का बयान। देश और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार खेलो एमपी यूथ गेम सभी खेल संघों के सहयोग से संयोजित किया जा रहा है। अभी तक की आयोजन केवल इवेंट मात्रा होता था, अब यह आयोजन सिलेक्शन बेस्ड होगा। खेलो एमपी यूथ गेम में 28 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। आज भोपाल बोर्ड क्लब पर शाम 6 बजे अनावरण सेरेमनी आयोजित की जा रही है। खेलो एमपी यूथ गेम के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। फ्लोटिंग स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश और देश में पहली बार किसी खेल आयोजन में वाटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स के माध्यम से हम खेलों के विकास में काम कर रहे हैं। इस आयोजन में बड़े स्तर पर टैलेंट सर्च होगा। दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा के बीच चल रही गुटबाजी पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा में मनमुटाव अब सार्वजनिक होने लगा है। यह स्थापित करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। दिग्विजय सिंह यदि आदिवासियों की देशी है तो वह यह बताए कि उन्होंने स्वर्गीय भानु सिंह जी का विरोध क्यों किया। दिग्विजय सिंह बताए जमुना देवी जी के लिए राजनीति में हर समय रोड़े अटकाने की व्यवस्था क्यों की। दिग्विजय सिंह बताए कि कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में क्यों इस्तेमाल करती है। दिग्विजय सिंह यदि आदिवासियों की हिमायती होते तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े होते। दिग्विजय सिंह यदि प्रायश्चित करना चाहते हैं तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दें और किसी आदिवासी चेहरे को वहां भेजा जाए। मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार खेलो एमपी यूथ गेम सभी खेल संघों के सहयोग के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक केवल ये आयोजन इवेंट मात्र होता था, पर अब खेलो एमपी यूथ गेम सिलेक्शन बेस्ड होगा और इसमें लगभग 28 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। आज 13 जनवरी शाम को 6 बजे बोर्ड क्लब पर लॉन्चिंग सेरेमनी, अनावरण सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारा टॉर्च, जर्सी, एंथम, मैस्कॉट, इन सभी खेलो एमपी यूथ गेम के जो लोगो हैं उन सब का अनावरण होगा और एक रंगारंग कार्यक्रम फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश और देश में पहली बार किसी खेल आयोजन में वाटर प्रोजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। खेलों का उन्नयन, खिलाड़ियों का उन्नयन हो और ये खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से हम खेलों के विकास में काम करें और एक बड़ा आयोजन जिसमें कि बड़े स्तर पर टैलेंट सर्च होगा। आज शाम को 6 बजे
बोट क्लब बड़े तालाब पर यह आयोजन है और इसके माध्यम से हम अपने खेलो एमपी यूथ गेम की लॉन्चिंग करेंगे जी। और मनमुटाव अब सार्वजनिक होने ही लगा है। कल दिग्विजय सिंह जी और सज्जन वर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी यदि आदिवासियों के इतने हिमायती हो गए हैं तो फिर वो ये तो बताएं कि उन्होंने हर समय स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी जी का विरोध क्यों किया। वो ये भी बताएं कि उन्होंने स्वर्गीय जमुना देवी जी को हर समय राजनीति में रोड़े अटकाने की कोशिश क्यों की। वो ये भी बताएं कि कांग्रेस हर समय आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग क्यों करती है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में तो माननीय दिग्विजय सिंह जी वोटर थे और यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, तो उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह जी ने वोट क्यों किया था। यदि वो आदिवासियों के इतने हिमायती होते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में खड़े होते, कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी होती। और दिग्विजय सिंह जी को अभी भी यदि इतना आदिवासियों से प्यार है और वो इन सब घटनाओं में जिसमें उन्होंने हर समय आदिवासियों का विरोध किया उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दें और कांग्रेस में कहें कि उनकी जगह राज्यसभा में किसी आदिवासी चेहरे को भेजा। कांग्रेस किसी आदिवासी को राज्यसभा का सदस्य बना दे और दिग्विजय सिंह जी उसमें पहल करें यदि वो सही हिमायती हैं। तो केवल इस तरह से प्रोपेगेंडा की राजनीति करना और आदिवासियों को गुमराह करना, आदिवासी भाई बहनों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना, ये कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं की आदत है। यदि उन्हें सही मायने में आदिवासियों से प्यार है, आदिवासियों के प्रति यदि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दें और अपनी जगह कांग्रेस नेतृत्व को कहें कि किसी आदिवासी को राज्यसभा में भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी तरह की अनर्गल गतिविधियों को मध्य प्रदेश में कहीं भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और खासकर नशे के खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है। और एक बड़ी कार्रवाई का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। संपूर्ण प्रदेश में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी नशे से जुड़ा हुआ कोई व्यापार चल रहा है तो उसमें सख्ती होगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का होगा उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अच्छी बात है। देखिए, तकनीक से हर समय जुड़ना चाहिए और जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो पारदर्शिता भी आती है और समय और परफेक्शन भी आता है। तो ये अच्छी बात है कि निर्णय लिया गया है कि अब ई कैबिनेट होगी। कैबिनेट पूरी तरह से अब ई माध्यम से ही होगी, जिसमें पारदर्शिता भी रहेगी और सुविधा भी रहेगी। भोपाल डिक्लेरेशन 2 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। आज हम सभी डेलीग्रेशन 2 पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहला सफल नहीं हुआ। आखिर दलित एजेंडा 2 की जरूरत क्यों हुई? दलित एजेंडा को दिग्विजय लागू नहीं कर पाए, अधिकारियों ने लगाया पलीता। दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंडा पर मन से काम किया लेकिन वो अधकचरा था। मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है, अधिकारियों ने उसे फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये कानून लागू नहीं हो पाया क्योंकि अधिकारियों ने नहीं चाहा। हम लागू नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन पाई। दिग्विजय सिंह भोपाल डेलीग्रेशन बैठक पर बोले। दिग्विजय सिंह, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने SC/ST को पेट्रोल पंप एजेंसी दी, खेती के पट्टे दिए। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में जमीनें दी गई, पट्टे मिले। समय आ गया है, जैन जी का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनसे चर्चा होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह, 2002 के डेलीग्रेशन के बाद भोपाल डेलीग्रेशन 2 पर काम करना है। 13 जनवरी 2027 को भोपाल 2 डेलीग्रेशन होगा। सभी से इस दौरान सुझाव लिए जाएंगे। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। लोगों में सोच है कि क्या हमारा संविधान बचेगा? सज्जन वर्मा ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों ने डेलीग्रेशन को पूरा नहीं होने दिया। सज्जन वर्मा के बयान पर लेकर बोले दिग्विजय सिंह, हमें समय कम मिला, जमीनों पर दबंगों का कब्जा था, ST और SC को उनसे छीनकर पट्टे बांटे थे, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। हजारों ST/SC के लोग पट्टे के कागजात लिए हुए हैं लेकिन बीजेपी सरकार में उनको पट्टे नहीं मिल रहे। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और SC/ST वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी।
भोपाल डिक्लेरेशन को दलित एजेंडा नाम दिया गया, वो दलित एजेंडा नहीं था, वो भोपाल डिक्लेरेशन था जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों उसमें शामिल थे और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसका मूल उद्देश्य ये था कि 2002 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो लिख पढ़ के नौकरी लायक हो गए थे, सारा बैकलॉग भरने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति में शिक्षित बेरोजगारों में कमी नहीं आ पाई। इस बात को लेकर हम लोगों ने सप्लाई डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी मानी जाती है कि कैसे इमरजेंसी के समय 72-77 के बीच में इंदिरा जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पेट्रोल पंप, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस की एजेंसीज दी, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिला। शासकीय दुकानें बना के दी, खेती के लिए पट्टे दिए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के समय भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जमीनें मिली, आवासहीनों को झुग्गी झोपड़ी के पट्टे भी मिले और एक बत्ती कनेक्शन भी दिए गए। 2002 के भोपाल डिक्लेरेशन को पूरे देश में देखा गया, समझा गया और उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना डिक्लेरेशन, बेंगलोर डिक्लेरेशन आदि लागू किया। आज जैसा कि बताया गया, अब समय आ गया है कि जेन जी का मतलब है जो 2000 के बाद लोग पैदा हुए और आज 14 से 18 साल के बीच में है, उन लोगों को का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनसे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने और हमारे अनुसूचित जाति के परिया जी ने भी कहा है कि SC/ST के लोगों की भी यूथ पॉलिसी बनना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इन लोगों को एक विशेष तौर पर प्रयास देना चाहिए। शासकीय खरीद में शासकीय खरीद हजारों करोड़ की होती है, उसमें कैसे इनको आरक्षण हम लोगों ने दिया था 2002 से 2003 के बीच में 1.5 साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से हुई थी। इसी प्रकार हमने डिप्लोमा होल्डर्स सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के और डिग्री होल्डर्स, उनको बिना टेंडर के भी हमने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिए थे, जिसकी काफी लोग इसमें शामिल हुए। अब ये समय आ गया कि हमें 2002 के डिक्लेरेशन के बाद भोपाल डिक्लेरेशन 2 को ड्राफ्ट करना है। तो ये हमारा एक मध्य प्रदेश चैप्टर हम लोगों ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया है, आज उसमें विस्तार से चर्चा हुई है और इस जो एजेंडा हम लोगों ने बनाया है उसको कल लगभग 500-600 लोगों के बीच में उनको उसकी चर्चा होगी और सुझाव लिए जाएंगे और ये निरंतर वर्ष भर चलता रहेगा और 13 जनवरी 2027 को हमारा भोपाल डिक्लेरेशन 2 का डिक्लेरेशन होगा और उसके बीच में जिला स्तर तक हम लोगों से राय मशवरा लेंगे, अलग अलग राज्यों के से लोगों से सुझाव लेंगे और उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप है, नौजवान लोग हैं, सुशिक्षित है, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, उनसे मेरी चर्चा हुई, मुझे 2-3 बार उन्होंने बुलाया भी और जिस प्रकार से आज भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है उस पर चर्चा चालू है। लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में एक सोच है, क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या भारतीय संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर चर्चा में हम लोगों ने भाग लिया, प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसी को साथ लेकर हम लोगों ने इस मामले में
ये भोपाल डिक्लेरेशन 2 मध्य प्रदेश चैप्टर की शुरुआत की है और 13 जनवरी 2027 को भोपाल डिक्लेरेशन 2 नेशनल लेवल पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं आप सब से यही अनुरोध करूंगा कि कल आप सब लोग पधारिए समन्वय भवन में सुबह 11 बजे से हम लोगों की मीटिंग है, जिसमें ये सर्कुलेट किया जाएगा। जो हमारा प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और उसके आधार पर हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट भी कल शाम तक तैयार करके नेक्स्ट डे आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर यहाँ हमें सहयोग दिया, उसका हम आभारी हैं। सामान्य तौर पर प्रेस जब आती है तो मुद्दों से हटकर भी दूसरे प्रश्न पूछती है, इसलिए उससे मैं बचूंगा अभी। उसके बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल देश के चौथे स्तंभ को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, एक लंबी बैठक इस विषय पे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में चली, जिसमें देश के तमाम विद्वान लोग जो इस विषय पे बहुत सारी जानकारी रखते हैं, जिन्होंने इस पे देश में काम किया है, उन सारे लोगों के विचारों का एक दस्तावेज मैं समझता हूँ कि आज बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। मेरा थोड़ा सा डिफर है कि दलित एजेंडा 2 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ये प्रदेश SC ST का प्रदेश है, मध्य प्रदेश बाहुल्यता है SC ST की। राजा साहब के समय, दिग्विजय सिंह साहब के समय जब फर्स्ट डिक्लेरेशन हुआ, मैं उस समय राजा साहब की कैबिनेट में मंत्री था। हम लोगों ने बड़े विचार मंथन के बाद कि जो परिदृश्य इस देश में बन रहा है और ख़ास करके मध्य प्रदेश में वो बड़ा मर्मांतक है, वेदना वाला जो SC ST के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। राजा साहब ने बड़े पवित्र मन से दलित एजेंडे को इस मध्य प्रदेश में लागू किया 2002 में। उसके बाद 1 साल हमारी सरकार रही 2003 तक। मेरा इसमें थोड़ा सा ये कहना है भरैया जी और विक्रांत से, हमारा दलित एजेंडा बड़े पवित्र मन से उस वर्ग के लोगों को हित की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन वो अधकचरा था। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसलिए अधकचरा था कि अधिकारियों ने हमारे इस दलित एजेंडे को, ये समझ लो कि इसको फेल करने में अधिकारियों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। हम लोगों ने उन गरीबों को जो जहाँ बसता है उसे ज़मीन देने की हमने कि ये आज से तुम्हारी, तहसीलदार हो पटवारी हो, उन्होंने 12-15 हज़ार रुपये उनसे लिए, पट्टे बना दिए। लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे जिन्हें मालिकाना हक उसका नहीं मिला, आज भी उस ज़मीन पे नहीं है। एक और मामला इसमें था कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को जो अत्याचार होता है उसकी रिपोर्ट लिखाने पे, उन्होंने ईमानदारी से जो उन पर अत्याचार हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाते थे। लेकिन इस बीच में कुछ बिचौलिए जरूर इस कानून का लाभ लेके आ गए थे और उनका दोहन और शोषण इस कानून का कराना चालू किया। मेरा फिर अनुरोध है, हम उस समय सही इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, इसलिए इस दलित एजेंडा 2 की हमको ज़रूरत पड़ रही है कि एक परिपक्व एजेंडा बने और जहाँ भी एक मन के लोगों की सरकार बने, वो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ इस एजेंडा को लागू करें, ताकि वो वर्ग जो आज़ादी के बाद से आज भी वंचित है, उस वंचित वर्ग को लाभ मिल सके। आखिरी फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब ने इतने पवित्र मन से उस एजेंडे को लागू किया था, चूक अधिकारियों की हुई, जिसका परिणाम 2003 में हमको भुगतना पड़ा। यदि इस परिपक्व ढंग से लागू होता तो 2003 में हमारी सरकार फिर बनती।
इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ों पर चर्चा करके आज मंथन किया और ये जो मसौदा निकल के आया है डेफिनेटली ये मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ आए और ये बहुत ही जरूरी बात थी जो इस देश के सबसे बड़े तबके से जुड़ी हुई है, अनुसूचित जाति और जनजाति से। सन 2002 में जब भोपाल डिक्लेरेशन आया तो ये उसमें जो प्रावधान थे वो ऐतिहासिक थे और बहुत सारे प्रावधान उसके लागू भी हुए और इससे काफ़ी इस तबके को लाभ भी हुआ, लेकिन किसी वजह से कुछ राजनीतिक कारण रहे, कुछ सामाजिक कारण रहे और कुछ प्रशासनिक वजहों के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसका जितना लाभ इस तबके को मिल सकता था वो नहीं मिला। और इसीलिए आज जब उसका सिल्वर जुबली ईयर आने वाला है, 25 साल 2027 में पूरे होंगे, तो सारे सामाजिक संगठनों ने ये तय किया कि भोपाल डिक्लेरेशन का जो प्रावधान थे उन पर एक पुनर्विचार हो और इसीलिए बहुजन इंटेलेक्ट, आदिवासी सेवा मंडल और डोमा परिसंघ मुख्य रूप से इन लोगों ने मिलकर इस भोपाल डिक्लेरेशन 2 के दस्तावेज को बनाने का निर्णय लिया। और जब ये निर्णय लिया तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आदिवासी और जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए संगठन थे वो भी इसमें साथ आए। और जब हमारी कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने इसमें ये भी तय किया कि चूंकि ये भोपाल दस्तावेज 2002 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह साहब थे उनके समय में आया और ये प्रावधान लागू किए गए, तो क्यों ना उनके भी सुझाव इसमें और उनका भी जो मार्गदर्शन यदि इसमें मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने इसमें आग्रह भी किया सर से कि सर इसकी अध्यक्षता आप करें और इसके लिए मैं आभारी हूँ बहुजन इंटेलेक्ट की तरफ से कि सर ने वो अध्यक्षता स्वीकार की और अपना मार्गदर्शन देने को भी तैयार हुए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमने समाज के किसी भी तबके को जो भोपाल डिक्लेरेशन 2 का जो ड्राफ्ट है उसको बनाने के लिए मतलब कोई भी तबका छोड़ा नहीं गया, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों, चाहे जो पॉलिसी मेकर्स हों, वो लोग जो ड्राफ्टिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं वो भी यहाँ हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं। तो ये दस्तावेज अभी हमने पहले दिन आज जब 60 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं विभिन्न क्षेत्रों से वो यहाँ बैठे, उन्होंने जो 21 एजेंडा पॉइंट सन 2002 में थे भोपाल डिक्लेरेशन 1 के, उस पर एक विस्तृत चर्चा की और 4 चीज़ों पर हमने बात की कि भोपाल डिक्लेरेशन 1 का क्या था, उसके क्या प्रावधान थे, उसके कौन से प्रावधान कितने लागू हुए और कितने नहीं हो पाए, अगर वो नहीं हो पाए तो उसकी क्या वजह रही, और आखिरकार आगे कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंटेशन पाथ हो कि आगे जाके इसको भोपाल डिक्लेरेशन 2 का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के इस बड़े तबके को मिल पाए। तो इसको आगे ये अभी एक प्रक्रिया चालू हो गई। इसका ये पहला चरण था और ये पहली मीटिंग थी। इसमें आज हमने जो ड्राफ्ट में जो सजेशंस लिए हैं एक्सपर्ट्स से, कल दिनांक 13 जनवरी 2026 को संगम भवन में भी ये कार्यक्रम है जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी और इसमें हमने समाज के और भी तबके को शामिल किया है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आप प्रेस के सभी बंधु उसमें सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। LLB की पढ़ाई करने वाली छात्रा पर गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर सनद लेने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत एक अभिभाषक द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद और पुलिस को शिकायती आवेदन देकर की गई है। उज्जैन जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अभिभाषक नरेंद्र गहलोत ने दस्तावेजों के साथ खुलासा करते हुए बताया कि वैष्णवी कंडारे नामक छात्रा शासकीय माधव विधि महाविद्यालय की छात्रा है जो फिलहाल LLB 5 सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है। बावजूद उसने बिना डिग्री प्राप्त किए और तथ्यों को छुपाकर मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद से सनद प्राप्त कर ली और न्यायालय में बतौर अधिवक्ता काम करना शुरू कर दिया। अभिभाषक नरेंद्र गहलोत ने इसकी शिकायत राज्य अधिवक्ता परिषद और उज्जैन अभिभाषक संघ सहित पुलिस को करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। उनका कहना था कि गलत तरीके से अभिभाषक की सनद लेने वाली छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब इस संबंध में उज्जैन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ओम सारवान से बात की गई तो उनका कहना था कि उक्त छात्रा उज्जैन अभिभाषक संघ से रजिस्टर्ड नहीं है और न ही हमने सनद के लिए उसकी सिफारिश की है। व्यवसाय के विरुद्ध एक फर्जी अधिवक्ता को हमने न्यायालय परिसर उज्जैन में पकड़ा है। उसके तमाम सबूत मेरे पास में मौजूद है।
वो उपरोक्त छात्रा वैष्णवी कंडारवे LLB 5th सेम में विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज उज्जैन में वर्तमान में अध्ययनरत है, जिसका 30 जनवरी 2025 को पेपर है। उपरोक्त विद्यार्थी ने बार काउंसिलिंग मध्य प्रदेश जबलपुर को गुमराह करते हुए 29 सितंबर 2025 को असत्य आधारों पर शरत प्राप्त कर लिया है। पूछ कर देना।